नमस्कार। आज हम जम्मू में एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो एक गांव से उठकर और उन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में भारत की कला संस्कृति को पहुंचाया है। नाम है इनका बलवंत ठाकुर। एक किसान परिवार में एक छोटे से जम्मू के गांव में जन्मे, लेकिन इतने अधिक शिक्षा में प्रवीण थे कि प्रत्येक कक्षा में प्रथम आते थे और थोड़ी बहुत पढ़ाई नहीं की, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ किया, मास कम्युनिकेशन में किया और आईएएस की तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, जिसके लिए उनको पृथ्वी पर भेजा है। और उनका कहना था कि मुझे ये सब करने के बाद भी लगा नहीं, ये मैं सब कुछ नहीं कर सकता और आप वापस उस विधा में आगे जिसकी पहचान बहुत कम होती है, और वो है रंगमंच, थिएटर। थिएटर में इतने सारे नाटक, लेखन, निर्देशन और न जाने क्या क्या किया। तो आज हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। इनका इंट्रोडक्शन तो मैं 15 मिनट तक बोल सकता हूँ, इतना अधिक इन्होंने काम किया है। तो मैं सबसे पहले बलवंत ठाकुर जी, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल निर्मल रतनलाल वैद में, जिसमें मैं केवल पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू करता हूं और जिन्होंने जीवन में सचमुच में कुछ किया है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आपने जम्मू को पूरे विश्व में एक नाम दिया है, जहां तक मैं मानता हूं। आपका पहला नाटक मैंने दिल्ली में बाबा जित्तो देखा था और मैं उसी दिन से मतलब आपका फैन हूँ। तो ये किस तरह से आपकी यात्रा आरंभ हुई, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपके अंदर होती हैं, आपके डीएनए में होती हैं। आप बने ही उसके लिए जी। वो हम लोग लाख कोशिश करें, और कोशिशें होती हैं, परिवार की तरफ से होती हैं, दोस्तों की तरफ से होती हैं। माहौल ऐसा होता है कि आपको पुश करता है, नहीं आप ये ना कर पाएँ, लेकिन वो आपकी नियति है, आप फिर जा कर के उसी में चले जाते हैं। बचपन में मैं एज ए चाइल्ड, क्योंकि हम लोग गाँव में खेती और ये सारा और चीज़ें, तो मेरा गांव ऐसा था यहाँ वो मतलब परंपराओं से भरा हुआ है। हर बात में गाना, हर बात में नाचना, क्या चीज़, मतलब मैं ये कहता हूँ कि आज भी लोग मानते हैं कि एक लिविंग म्यूजियम था वो। हमारी जो लोक कलाएँ जितनी भी हैं उसका, वो एक चाइल्डहुड इम्प्रेशंस थे, वो सारे दिमाग में थे, आपके अंदर थे, घुस गए थे, उस मिट्टी से निकले थे। उनका एक इम्पैक्ट था जब भी कोई चीज़ होती थी। हालांकि माँ बाप, चूँकि उनका अपना एक एम्बिशन था, पढ़ने में थोड़ा ठीक था, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो फिर जैसे आप एक पढ़ने में अच्छे होते तो घर वालों का एम्बिशन बढ़ जाता है, तो वो सोचने लगते हैं अच्छा ये करेगा, ये आईएएस ऑफिसर बनेगा, फिर डीसी बनेगा, लाल बत्ती होगी, ये होगा। तो इस तरह से चीज़ें। लेकिन बीच बीच में एज ए चाइल्ड मैंने बहुत जल्द शुरू कर दिया था, जब मैं मतलब गाँव से मुझे मतलब अप्रूव किया गया पढ़ाई के लिए कि आप अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए मुझे गाँव की पढ़ाई से बाहर लाया गया। तब पहला मेरा जो रुझान था वो पढ़ाई के साथ साथ रंगमंच की तरफ बढ़ा। तो उसको लेकर के कोई बड़ा मतलब तो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग रिस्पांस नहीं था। तो ये सबको लगता था ये समय बर्बाद कर रहा है। वो कोशिश करते थे कि मैं इससे दूर रहूं, और लाख उनकी कोशिशों के मैं दूर नहीं रह पाया। कॉलेज के टाइम में भी जब मैं एक मतलब एक्ट ये करता था कि आपको क्या चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ, वो आपको मैं दूँगा। आपको चाहिए ना मैं पहला पोजीशन ले लूँ, वो मैं लूँगा। लेकिन अब मेरे जो मन की बात चीज़ें हैं उनको करने तो थिएटर आपका कॉलेज में भी बराबर चला? कॉलेज में बराबर चला, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चला। यूनिवर्सिटी में आकर के तो थिएटर चला। अच्छा। तो दिस एक्सटेंड की मतलब क्लास में जाते हुए कई बार टीचर पूछते थे कि यार आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, तो उनको बताते थे साहब हम तो अभी के क्लास के हैं। अच्छा। मतलब इतने कम दिखते थे क्लास में, लेकिन बावजूद उसके पढ़ाई में मतलब बैलेंस बिल्कुल है। तो आप अभिनय से शुरू किया या शुरू से ही निर्देशन? नहीं, शुरू से अभिनय किया, बहुत लंबे समय तक अभिनय किया, एलाइड काम सब किया जी। साथ में ऑफ स्टेज का काम है, उसको बहुत सीखने की मतलब अपने आप को ना, जब देखिए आप 2 घंटा थिएटर में दे रहे हैं तो 2 घंटे सिर्फ अपनी लाइन्स नहीं याद करनी, दूसरों को भी सपोर्ट करना, थोड़ा जितना कुछ मिले। मुझे लगता है कि मैंने शुरू से ही अपने आप को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। भले ही स्टेज साफ़ करने की बात हो, ऑफ स्टेज में कोई चीज़ हो, कास्ट्यूम को लेकर के कोई चीज़ हो, कोई सेट को लेकर के चीज़ हो, कोई और अलाइड काम, अरे चाय क्यों नहीं पिलानी पड़े सबको,
तो आई यूज टू, मेरे लिए हमेशा होता था कि सबसे पहले चमको। बिल्कुल ठीक है। वो सबसे पहले चमको। आपके थिएटर में दिखता भी है कि आपका सेट्स हैं, आपकी लाइट्स हैं, आपकी कंपोजिशंस हैं, वो जो इम्प्रेशन बचपन में आपने अपने गांव में कला के गीतों में, और जो हमारे यहाँ जितने भी उत्सव होते हैं उन सब में गीतों का प्रयोग होता है, वो सब आपके नाटकों में वो दिखता है। मेरा काम आपको मिट्टी से जुड़ा हुआ मिलेगा जी, जब भी आप देखेंगे। मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि ये मतलब एक और कहानी है मेरी, कि मेरी शुरुआती जो मतलब क्या कहते हैं, शुरुआत मैंने इंग्लिश थिएटर से की। अच्छा जी। हाँ, वेस्ट का थिएटर, वो इम्पैक्ट जो है चाइल्डहुड, वही आदमी वन गेट्स अट्रैक्टेड, जैसे हम हिंदुस्तानियों को रहा कि हम लोग शेक्सपियर को, हाँ बिल्कुल, मतलब हम लोगों को, मुझे लगता है कि कम समझ जब होती है तब हम लोग बाहरी चीज़ों से, फिर मेन स्ट्रीम जो थिएटर इंडिया में हो रहा था, हिंदी में, दूसरी भाषाओं में उनका जो अनुदित काम था, उसके जो ट्रांसलेशंस हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बीच में घुसते गए, समझ आती गई, और ख़ास तौर पे जब वापस अपने रूट्स में जाने की बाबा जद्दों के साथ शुरुआत की, तो फिर जाकर के वो काम जो निकल करके आया, और जिस काम में वो एक नयापन और एक उसका एक मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिसको सराहा गया पूरे देश में, तब लगा नहीं, जो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए काम की पहचान है, जो ताकत उसमें है, वो ताकत किसी बाहरी चीज़ से नहीं हो सकती, और हम अपने आप को उन चीज़ों के साथ रिलेट भी नहीं कर सकते। फिर तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा और जानकारी लेते रहे, नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया, भारतीय नाट्य परंपरा में जाने की कोशिश की, संस्कृत थिएटर को समझने की कोशिश की। तब तो फिर अपना मतलब, कई लोग कहते भी थे यार तुम तो ये भी कर सकते थे, तुम वैसा भी कर सकते थे, तो मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ, और मुझे लगा जो मैं काम कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा है। और मैंने ज़्यादातर ओरिजिनल प्रोडक्शंस किए, इन द सेंस कि मैंने प्री स्क्रिप्टेड नाटक बहुत कम किए हैं। बहुत जितने भी नाटक किए हैं, ज़्यादातर जो पॉपुलर हुए वो मैंने खुद ही क्रिएट किए हैं, खुद अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के। डोगरी भाषा में जो मैंने काम किया वो ज़्यादातर रूटेड है मेरे सॉइल में। आपके नाटकों में आपने डोगरी को, जम्मू के ग्रामीण परिवेश को आपने पूरे विश्व पटल पर लेकर आए, ये सचमुच में एक बड़ी सराहनीय बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोशिश ज़रूर थी कि मैं अपने मतलब अंचलों में, अपने जो ट्रेडिशन है उसमें, अपने फोकलोर में, और बहुत बड़ा विजडम है हमारे पास जिसको मानते नहीं हैं। हमारे पास ट्रेडिशनल विजडम बहुत है, हमारे पास इतना भंडार है कहानियों का, कथाओं का, लोक गाथाओं का, ऐसे ऐसे ईडियम्स का, एक एक लाइन में पूरा नाटक, बिल्कुल ठीक है। और एक एक चीज़ में इतनी अद्भुत चीज़ें हैं। हम कहते हैं कि हम भारतीय जो है दुनिया की सबसे समृद्ध, दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध सांस्कृतिक देश है। बिल्कुल ठीक है। हमारे सामने कोई नहीं टिकता, और लोग मानते हैं। मैं चूँकि विदेश में भी रहा हूँ तो मैं तो इस चीज़ का लोहा मनवा भी चुका हूँ, और लोग मानते हैं, और ये मानना भी चाहिए, क्योंकि फैक्ट है कि कल्चरली हम सबसे रिच हैं। उस रिचनेस का बहुत लेट जा कर के पता है, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। पहले शायद बहुत दूसरी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, जैसे मैंने कहा इंग्लिश थिएटर करता था, भारत का मेन स्ट्रीम थिएटर जो हो रहा था उस समय, नेशनल स्टार ड्रामा के प्रोडक्शन बड़े पॉपुलर थे, उनको करने का मन करता था, कुछ किए भी ऐसे। लेकिन बाद में जब अपनी धरती में अपनी रूट्स की तरफ जाते गए, उसमें घुसते गए, और मुझे एक से बढ़कर एक अद्भुत किस्म का जो है चीज़ें मिलने लगी, और मैं खोजने लगा। और मैंने जब, एक कहानी है घुमाई नाम से मेरा नाटक, विदेश में बहुत खेला मैंने, वो एक मुझे जब लगा कि सब कहते हैं नाटक नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने उसको अपने तरीके से करने की कोशिश की, बहुत लंबा समय लगा। मेरे कुछ नाटक हैं जिनको करने में बहुत समय लगा है। बाबा जद्दों बनाने में ऑलमोस्ट 1 साल लगा। 1 साल लगा? 1 साल। क्या बात है। बहुत खोज किया गया है, ऐसे नाटक नहीं है कि स्ट्रक्चर कर दिया। घुमाई को भी लगभग इतना समय लगा जी। तो इन नाटकों का ये अपने आप में अब ये लिविंग एक ट्रेडिशंस बन चुके हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा जद्दों आज की तिथि में, आज की डेट पे, हिंदुस्तान का कंटेम्प्रेरी थिएटर में लॉन्गेस्ट लिविंग प्ले, 1986 का नाटक आज भी खेला जा रहा है। बीच में बंद था कोविड के चलते, उसके बाद फिर से हमने इसको रिवाइव 86 से लगातार खेल रहे हैं लोग, और पूरे देश के कोने कोने में इस नाटक को लेकर के गया। तो मैं मानता हूँ ये ताकत, एक तो नाटक का जो कंटेंट है उसकी सोशल रेलिवेंस का होना बड़ा ज़रूरी है, सेकेंड आपकी ताकत, आपकी अपनी पहचान, और आपकी पहचान आपकी भाषा है। आप इस नाटक को हिंदू पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी आपने किया, और आपको सिर्फ उसकी साउंड और गानों से पाकिस्तान के लोगों की तालियां सुनने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने, मैं इनफैक्ट
हमारे पास हमारा बॉर्डर नगरी प्रोल से स्टार्ट होता है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से जी। तो वहाँ से फिर आगे आपको मालूम है नूरी छम्ब और इस इलाके तक हाँ जी। कहाँ नहीं जाता है। पुंछ के लास्ट मतलब पुंछ का वो जो हेलीपैड के वो उधर तक वो गांव बिल्कुल सामने और बीच में नदी है, वहाँ तक जाता है। बेताल तो नदी है। मैंने बेताल तो सारा ये बॉर्डर बेल्ट मैंने जो है इसमें नाटक किए हैं। मैंने कुछ ऐसे ओकेजन्स भी हैं कि हमारे यहाँ नाटक हो रहा है, लोगों को खाली हमारा लाउड स्पीकर से आवाज़ और गाने और ये सुनाई दे रहे हैं और लोग इकट्ठे होकर के सुन रहे हैं। और जब ख़त्म होता था तो हम लोग की तालियों की गूंज भी आती थी। और कई जगह क्या होता था कि पेड़ दूसरा जो है बॉर्डर के उस पार वाला पेड़ बहुत ऊंचा है, तो उस समय बॉर्डर के हालात भी ठीक ठीक थे, इतना मतलब इतना टेंशन नहीं होता था। तो वो उस पर बैठ करके उस पर चढ़ के पेड़ पर पूरा पेड़ भरा पड़ा है, वहाँ से उठ करके देखे। वो मुझे लगता है वो एक कला की ताकत है, एक संस्कृति की ताकत है। और वो अब बॉर्डर तो आ गया लेकिन संस्कृति नहीं बन सकती, भाषा नहीं बन सकती, वो चीज़ें नहीं बांटी जा सकती जी। तो वो चीज़ें जब लोग देखते हैं तो एक उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है। 40 वर्ष नटरंग को हो गए, नटरंग की यात्रा कैसी रही, एक इसके बारे में थोड़ी सी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। जी। नटरंग की शुरुआत हमने 15 मई 1983 को की थी। और लोग अपने जितने ग्रुप्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं, पहले शुरू करते हैं उसके बाद काम करते हैं। हमने उसकी घोषणा उस दिन की जिस दिन इसके 2 नाटक प्रस्तुत किए। पहले का क्या स्ट्रगल है, कितनी देर हमने काम किया वो अलग रह जाता है, लेकिन जब हमने इसके 2 प्रस्तुतियां करी, जिस दिन प्रस्तुतियां की उसी दिन इसका नाम तो था ही, लेकिन हमने कहा आज इसको हम स्थापना दिवस कहेंगे, क्योंकि काम से स्थापना होती है, बातों से नहीं होती। हमने भी सोचा था, वहाँ मीटिंग की, वहाँ नाम सोचते रहे, फिर 6 महीने नाम सोचने में लग गए, ऑल इन द गेम होता है। लेकिन हमने जिस दिन पहले 2 नाटक, मैंने धर्मवीर भारती का नीली झील और श्रीराम वर्मा की कविताओं पर आधारित नाटक नन्हे के दिन नन्हे पाए, ये 2 नाटक करके मैंने अनाउंस किया कि ये हमारा ग्रुप है और आज से नटरंग नाम से जो है ये संस्था है। और एक विशेष बात नटरंग के बारे में, मैं कोई कंपैरिजन नहीं ड्रा कर रहा, लेकिन एक फैक्ट है कि 40 साल बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस ने पूरे किए हुए, लेकिन ये बहुत ही सक्रिय रहने वाला भारत का उत्तरी, पहले तो मैं कहता था जम्मू का, बाद में चलते चलते हम लोग उत्तरी भारत का सक्रिय ग्रुप बने। और आज भारत के बहुत कम ऐसे ग्रुप्स नटरंग जैसे होंगे जो मतलब 24/7 काम में लगे रहते हैं। 12 महीने हम लोग काम करते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल ठीक, वो हर एक की जीवन में भी आते हैं, इंस्टीट्यूशंस के जीवन में भी आते हैं। कभी काम बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, कभी काम थम जाता है, कभी किसी हम एक चीज़ पे अटक जाते हैं, कुछ चीज़ें बनने में समय लगता है। भारत में फाइनेंशियल चैलेंज हमेशा ग्रुप्स के साथ रहेगी, क्योंकि थिएटर कभी एक लुक्रेटिव प्रोफेशन नहीं बन पाया। लोग आपके साथ जुड़ते हैं, चले जाते हैं, नए लोग आते रहते हैं, लेकिन नटरंग थमा नहीं, नटरंग ने कभी अपना काम नहीं छोड़ा। और इन सालों में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अभी कैलकुलेट किया था, जब 15 मई 2023 को जब इसका हमने 40 साल पूरे होने का एक छोटा सा मतलब फंक्शन किया, तो उसमें मैंने बताया कि हमने 7200 70 to 100 इवेंट्स पूरे। क्या बात है, 7200 परफॉर्मेंसेस हुई। परफॉर्मेंसेस अपने आप में मुझे लगता है कि एक कीर्तिमान है। अब किसने और किया है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगल बगल में और जो मेरी जान पहचान में, जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है, मुझे नहीं किसी ने नहीं किया होगा। और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चीज़ है ये नटरंग। एक समय के बाद हमने सिर्फ बलवंत ठाकुर का ग्रुप जाना जाता था, वो हमने वो एक मिथ भी जो है खत्म की। 6 से 7 डायरेक्टर्स आज नटरंग में काम करते हैं और इंडिपेंडेंट लेवल पे काम करते हैं, अपनी तरह से अपनी सोच को लेकर के काम करते हैं, अपने तरह के रंगमंच को अपना कुछ नया क्रिएट करने के लिए काम करते हैं और बहुत इंडिपेंडेंस को दिया हुआ है। अब अलग अलग विंग्स भी बना रही हैं इसके। नटरंग का एक ऐसा विंग है जो टोटल एक्सपेरिमेंटल थिएटर करता है, जिसको थिएटर लेबोरेटरी के नाम से हमने रखा हुआ है। नटरंग में चिल्ड्रंस थिएटर इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि भारत में बहुत कम ऐसे रेगुलर चिल्ड्रंस थिएटर इनिशिएटिव्स हैं जिसमें नटरंग का जो है काम है। नटरंग पहले नटरंग चिल्ड्रंस वीकेंड क्लब चलाता था और हर सैटरडे संडे बच्चे आते थे और रेगुलर बच्चों के शोज़ करते थे। मेरे 2 नाटक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले बच्चों के नाटक वही दोनों हैं। एक है मेरे हिस्से की धूप कहाँ है और दूसरा है आप हमारे हैं कौन। ये पूरे भारत में ट्रैवल कर चुके हैं।
भारत का कोई ऐसा शहर आप नाम लें और मैं कहूँगी यार मुझे उसके स्मृतियाँ इतनी याद हैं कि बच्चों के द्वारा ही आपने पूरा स्कूल बना दिया था। आपने मेरे हिस्से की धूप कहाँ है देखो। हाँ, पूरा गांव का स्कूल भी आपने बना दिया, गांव की झोपड़ी बना दी और शहर का एक भव्य स्कूल की इमारत केवल बच्चों को खड़ा करके आपने बना दी थी। मैं आपके प्लेस के जो विजुअल्स हैं ना उनको भूल नहीं सकता, वो पूरी गहरी छाप छोड़ते हैं और यही कारण है कि लोग रंगमंच को पसंद भी करते हैं। हम ये नहीं रूटीन वाले प्ले करने, सेट महंगा बना दिया, उससे तो सारे काम कर सकते हैं। नहीं, आप केवल प्रॉप से और अपने कैरेक्टर से जब पूरा एक विजुअल क्रिएट कर देते हैं, एक सेट बना देते हैं, वो सचमुच में एक अद्भुत काम है। थिएटर एक इमेजिनेटिव मीडियम है, थिएटर एक कला है। तो कला सेट बनाने में नहीं दिखती है, कला भव्यता दिखाने में नहीं दिखती है, कला वो नहीं है। कला वो है कि आपके पास कुछ नहीं है और आप सब दिखा रहे हैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपका काम जिंदा है, आपका काम पसंद किया जा रहा है और आप अपने काम द्वारा एक बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम कलाकार, मैं मतलब माफ़ी चाहता हूँ, ये भूल जाते हैं कि हम कलाकारों की एक बड़ी जिम्मेवारी भी है जी, और समाज के प्रति, देश के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति, और जितने भी दुनिया के जितने बर्निंग इश्यूज हैं उनको लेकर के अपनी सच्चाइयों, इर्द गिर्द की सच्चाइयों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे जी, तब तक रंगमंच जो है का मुझे नहीं लगता कि हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं बीइंग कैटलिस्ट, बीइंग क्रिएटिव पीपल। किसी एक फिलोसफर ने कहा था कि कला में मनुष्य को प्रभावित करने की शक्ति होती है। बिल्कुल ठीक बात है। और उन्होंने खुद ही कहा आगे कि उनके विचार में, उसने कहा कि मेरे विचार में कलाकार कहलाने का हक केवल उन लोगों को है जो इस शक्ति का उपयोग मानव जाति की भलाई हेतु करते हैं। क्या बात है। तो ये मेरे बहुत पहले से मेरे दिमाग में इसका बड़ा इम्पैक्ट है। और मैंने कोई भी नाटक जिसमें कोई लार्जर ह्यूमन कंसर्न नहीं होगा, एंटरटेनमेंट एक एस्पेक्ट होता है थिएटर का, बिल्कुल ठीक है, वो नहीं होगा तो हो सकता है लोग आकर्षित ना हो थिएटर की तरफ, रंगमंच की तरफ। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, आपके नाटक में कौन सा बड़ा एक मैसेज है जो आप देना चाहते हैं? लोग कहते हैं यार क्या मैसेज देना। मैंने ऐसे ऐसे मैसेजेस पे काम किया है, ऐसे ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर एक मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल, और यहाँ पे भी बहुत सारे तनाव हैं अपनी तरह। बिल्कुल ठीक बात। आप खुद इस प्रदेश को जानते हैं, और इस ऐसे में उन तनाव, ऐसे तनाव को ख़त्म ईज आउट करने के लिए, जो एक कम्युनल हार्मनी यहाँ पे क्रिएट करने के लिए जितना काम नटरंग ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। मैंने एक नाटक लिखा था, कहानी हमारी तुम्हारी, जिसमें क्योंकि एक मेजॉरिटी मुस्लिम ये रीजन है, और जो भी एक क्या कहते हैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स या एक आइडियोलॉजिकल थाट्स को लेकर के चलता है, उन पे बड़ा कटाक्ष किया मैंने। और गांव में जगह जगह जा कर के 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लोगों के बीच में नाटक किए। वो ऐसे ऐसे लोग जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे विश्वास करते हैं, उनको कहीं और हमने एक दर्पण दिखाने की कोशिश की कि सबसे बड़ी आइडियोलॉजी तो को एग्जिस्टेंस है और एक दूसरे को पहचानना। विशेष रूप से मैं अक्सर, ये भारत की सबसे बड़ी बात है कि भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है, और भारत का सनातन धर्म विशेष रूप से इस बात के लिए जाना जाता है कि जितने अकोमोडेटिंग हम हैं, जितना अकोमोडेट हम करते हैं उतना कोई नहीं। हमारा सबसे बड़ा विश्वास है, और मुझे लगता है कि थिएटर को भी यही मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहिए। हम कि थिएटर से समाज को बदल सकते हैं, समाज की कुरीतियों को खत्म कर सकते हैं, और इतना प्रभावी मीडियम शायद दूसरा कोई नहीं। सबसे प्रभावी मीडियम इतनी, मैं कहता हूँ कि देखिए, बाकी आपकी फिल्म देखते हैं, आपका टेलीविजन का या OTT प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे कोई एक मैसेज देखते हैं, वो एक मैसेज आप उस तक पहुँचाए। हमारा जो दर्शक है वो आपका एम्बेसडर बन जाता है। एक बार आपका नाटक देखेगा, जैसे आपने नाटक देखा, आपके दिमाग में कुछ इमेजेस हैं। बलवंत ठाकुर की जब बात आएगी तो सारी इमेजेस अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। हमारे जितने दर्शक होते हैं, मैं अक्सर कहता था, मेरे नाटक में 5000 लोग देखने आए, ये 5000 लोग अभी चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो इतना आंदोलित करता है आपका काम, वो चुप नहीं बैठ पाता। वो यार मैंने वो नाटक देखा, यार उसने वो बात कही, यार बात तो सही है यार, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं हिंदुस्तान का जो वैसे विजन ऑफ इंडिया है, उसको मैंने नाटक द्वारा दर्शाने की कोशिश की है कि भारत का जितना अकोमोडेटिंग हार्ट है, जितना हम अपनी समस्या नहीं दूसरों की समस्या देखते हैं जी, हम उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते तो भारतीय हो सकती है। क्या बात है, किसी और कितनी महत्वपूर्ण बात आपने की है। बातचीत हमने बहुत सारी करनी थी, परंतु इसी विषय पे
इतनी महत्वपूर्ण बात हो गई है, तो ये बलवंत ठाकुर का एक पहलू है। तो इस एपिसोड में इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अब इनका जो दूसरा पहलू है, जो इनका प्रशासनिक अनुभव, इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव भारत में किसी का नहीं होगा। जो सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर जम्मू कश्मीर के रहे, रीजनल डायरेक्टर ICCR रहे, कल्चर डिप्लोमेट ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीका और मॉरिशस में रहे, उसके ऊपर हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे ज़रूर लिखें। आपके पास कोई भी प्रश्न हो रंगमंच से संबंधित, लेखन से संबंधित, कला से संबंधित, आप हमें लिखें। हम पुनः बलवंत ठाकुर जी से बात करेंगे और आपके सवालों का जवाब आपको देंगे। आप मेरे चैनल परिधि आर्ट ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, जो थिएटर और कला के लिए ही समर्पित है 1985 से। आप सबका धन्यवाद और आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।